शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। राइट दोस्तों, समाजशास्त्र आपका एक गत्यात्मक विषय है। समय और परिस्थिति के अनुसार इसके विषय वस्तु में परिवर्तन आता रहता है। समाज बदलता है, लोग बदलते हैं, कई प्रकार के सिस्टम में परिवर्तन आते रहते हैं। दोस्तों, समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए समाजशास्त्र विषय की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है उस सिलेबस को आप आसानी तरीके से पढ़ लेते हैं। हम आपको समझा रहे हैं, आप समझ लेंगे, लेकिन आपका समाज जो है वह लगातार परिवर्तन होता रहता है। समाज कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है, वह गत्यात्मक है, परिवर्तित होता रहता है और इस परिवर्तन को आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही चर्चित मुद्दा आपके बीच में आज डिस्कस करने वाले हैं। महिलाओं के लिए शादी की उम्र सवालों के घेरे में ठीक है, बहुत ही सुंदर टॉपिक। देखिए, आपको गांधी जी और महिला यूपीएससी में भर भर के नंबर देते हैं। इस पर आपकी नयन दृष्टि बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। दोस्तों, यह आपका जो टॉपिक है यह बहुत ही चर्चित मुद्दा आपके बीच में लेकर आया हूं, जो कि समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, यह टॉपिक महिलाओं के लिए शादी की उम्र फिर सवालों के घेरे में, यह बहुत ही सुंदर टॉपिक है। ठीक है, और इस पर आप लोगों से वृहत स्तर पर चर्चा करने के लिए आवश्यकता भी है। आप देखे होंगे बीते कुछ दिनों में, आप यह समय अगर देख सकते हैं तो 2020 में यह टॉपिक बहुत ही चर्चा में रहा। शादी की उम्र को लेकर पूरे देश में बहुत ही ज्यादा चर्चा विमर्श शुरू हुआ और यह चर्चा विमर्श तब तेज हुआ जब पीएम साहब, देश के पीएम साहब, जिनका नाम हर एक छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो देश के पीएम साहब 74वें स्वतंत्रता दिवस के दौरान 74वें स्वतंत्रता दिवस के दौरान इस मुद्दे को और तेज कर दिए। पीएम साहब अपने भाषण के दौरान महिलाओं के शादी की उम्र में बदलने का संकेत जरूर दे दिया। वर्तमान समय में एक महिला की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। यह चर्चा तेज हो गई कि महिलाओं की जो विवाह की न्यूनतम आयु है वह पुरुषों के बराबर होनी चाहिए, 21 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं पीएम साहब अपने 74वें स्वतंत्रता दिवस के दौरान इस विवाह की, महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु, जो शादी से जुड़ी उम्र है, उसको बदलने का संकेत दे दिया और इसके लिए गठित की गई
की गई एक समिति की भी उन्होंने बात कही, समिति की भी बात की। वित्त मंत्री, जिनका नाम आप लोग जानते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो वित्त मंत्री जो है उन्होंने अपने बजट में महिलाओं के शादी की उम्र की बात की, महिलाओं के शादी के उम्र की बात की। कौन? उम्र की बात की निर्मला सीतारमण। उन्होंने अपने बजट में भी महिलाओं के शादी के उम्र की बात की। तो यह टॉपिक और चर्चा में बढ़ता चला गया। एक तो यह चर्चा का विषय पहले से ही मौजूद था, इसलिए मौजूद था क्योंकि कई प्रकार के महिलाओं के प्रति अपराध जो है लगातार सामने आते रहे। चर्चा होती थी, आखिरकार पुरुष के लिए 21 ईयर्स निर्धारित है विवाह की न्यूनतम आयु और महिला के लिए 18 वर्ष, जबकि एडल्ट होने की दोनों की 18 वर्ष निर्धारित है। तो ये असमानताएं क्यों व्याप्त है? तो इस को ध्यान में देखते हुए आपके देश के पीएम, जो कि बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए आपके देश के पीएम हैं, उन्होंने अपने 74 स्वतंत्रता दिवस के दौरान इस महिला के शादी की उम्र की बदलने के संकेत दे दिए थे और इसके लिए गठित की गई एक समिति की भी उन्होंने बात कही। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में महिलाओं के शादी की उम्र की बात की। अब दोस्तों, देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, तो इसकी नियंत्रण की भी तो आवश्यकता होगी ना। तो देश में बढ़ते जनसंख्या के नियंत्रण हेतु देश में बढ़ते जनसंख्या के नियंत्रण की बात को भी महिलाओं के लिए शादी के उम्र से जोड़कर देखा जा रहा है। अर्थात कि ऐसा लोगों के मन मस्तिष्क में एक विचार है कि जो देश का पॉपुलेशन इतने तीव्र गति से ग्रोथ हो रहा है, अगर महिलाओं के शादी की उम्र को 18 वर्ष से 21 वर्ष किया जाए तो काफी हद तक कंट्रोल होने की संभावनाएं है, ऐसा कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं देश में बढ़ते जनसंख्या के नियंत्रण की बात को भी महिलाओं के शादी की उम्र से जोड़कर देखा जा रहा है। और दोस्तों, वर्तमान में महिला के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुष की 21 वर्ष और वयस्क होने के लिए दोनों के लिए 18 वर्ष। वयस्क होने के लिए तो यह कई प्रकार के सवाल जन्म दे रहे हैं। अब आपको उन सवालों के ऊपर जाना है। देखिए क्या सवाल जन्म हो रहा है, क्या यूपीएससी देखेगा। आपसे यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है कि देश में बढ़ते जनसंख्या के नियंत्रण की बात को भी महिलाओं के शादी की उम्र से जोड़कर देखा जा रहा है, चर्चा कीजिए। प्रश्न दे सकता है, ये प्रश्न है आपका प्रश्न। और
यह आपका प्रश्न भी बन रहा है कि 18 वर्ष का वयस्क के लिए निर्धारित है कि 18 वर्ष में दोनों वयस्क हो जाते हैं, बट विवाह की न्यूनतम आयु पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष है। तो दोस्तों यह प्रश्न क्या डेवलप कर रहा है, अब आपको यह चीज जानना अत्यंत आवश्यक है कि प्रश्न अब क्या बनेगा। ठीक है, आइए प्रश्न, विवाह के लिए न्यूनतम आयु, विवाह के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, और महिलाओं एवं पुरुषों के लिए कानूनी रूप से विवाह की अलग अलग आयु निर्धारण के पीछे क्या तार्किक आधार है, ये बताइए। अब आपके मन में प्रश्न उठे कि विवाह के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण क्यों किया जाता है। आपके बीच में ये प्रश्न उत्पन्न होगा, आप सोचेंगे कि विवाह के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण क्यों किया जा रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, और महिलाओं एवं पुरुषों के लिए कानूनी रूप से, एकदम कानूनी रूप से विवाह की अलग अलग आयु निर्धारण के पीछे आखिरकार क्या तार्किक आधार है। हो रहा है कि नहीं, प्रश्न उठ रहा है कि 18 वर्ष पुरुष के लिए है, महिला के लिए है, 18 वर्ष महिला के लिए है विवाह की न्यूनतम आयु, और पुरुष के लिए 21, और ये बिल्कुल कानूनी है, लीगल है। अब दूसरा प्रश्न आपके बीच में उठेगा, ये आपके बीच में पहला प्रश्न उठ चुका, अब दूसरा प्रश्न उठेगा। दूसरा प्रश्न ये उठेगा कि विवाह संबंधी उम्र बढ़ा देने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर क्या असर देखने को मिलेगा, क्या असर देखने को मिलेगा, और क्या केवल महिलाओं के लिए, और क्या केवल महिलाओं के लिए, और क्या केवल महिलाओं के लिए इसे बढ़ा देने से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। उठेगा कि नहीं, जवाब दीजिए। वृद्धि पर नियंत्रण
किया जा सकता है? आपके बीच में यह प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? सभी लोग कमेंट करें। उठेगा? उठेगा। कि विवाह संबंधी, देखिए क्या होता है कि एक अगर महिला, एक लड़की है, उसकी विवाह अगर 15-16 साल की उम्र में कर दी जाए तो वह कमजोर है। और हमारे पुरुष समाज, पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता है कि एक लड़की का जैसे ही विवाह हुई, उसके पिता ने जैसे ही कन्यादान किया, वह दूसरे घर की कुलवधू बन जाती है। अब कुलवधू से यह अपेक्षा की जाती है कि वह हमारे वंश को बढ़ाएगी। अब इस वंश बढ़ाने के उद्देश्य में क्या होगा कि इसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार की प्लानिंग नहीं करेगा। अब वह महिला 16 साल की उम्र में क्या हो गई? गर्भवती हो गई। अब उसका भ्रूण जो है वह कमजोर होगा। अब जब भ्रूण कमजोर होगा तो बच्चा क्या जन्म लेगा तो कमजोर होगा, बच्चा कमजोर होगा। अब इस दौरान महिला और बच्चे दोनों को खतरा होता है। इसी कारण देखिए मातृ मृत्यु दर भी बढ़ता है, शिशु मृत्यु दर भी बढ़ता है। आप देखिए सही बात है कि नहीं? आप स्वयं अपने मन मस्तिष्क में विचार करिए। और ये एक कुपोषण का चक्र भी बनता है, ये एक कुपोषण का चक्र भी बनता है। मान लो कि वह 16 साल की लड़की गर्भवती हुई, अब मान लो कि उसके गर्भ से एक बच्ची पैदा हुई, तो उसका भी 16 साल की उम्र में विवाह कर दिया जाएगा। तो ये चक्र कुपोषण का चलता जाएगा। तो अब ये हुआ कि विवाह संबंधी उम्र यदि बढ़ा दी जाए तो महिलाओं के स्वास्थ्य पर क्या असर देखने को मिलेगा? क्या यह असर सही होगा या नेगेटिव होगा? और क्या केवल महिलाओं के लिए इसे बढ़ा देने से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है? मतलब कि क्या महिला का उम्र बढ़ा दे, उसको शिक्षा न दे, आर्थिक अवसर उसको न दे कि आर्थिक रूप से वह मजबूत हो सके, उम्र बढ़ा दे और जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा? क्या यह प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? सोचो, उठना लाजमी है। समसामयिकी समाजशास्त्र पर चर्चा हो रही है। समाज गतिशील है, गत्यात्मक है, परिवर्तित हो रहा है। समय और परिस्थिति की मांग है, समय और परिस्थिति की मांग है कि महिलाओं के शादी के उम्र में बढ़ोतरी हो। तो हम आज आप लोगों से इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा विमर्श करेंगे। एक प्रश्न और उठ सकता है, ठीक है? चलिए, क्या प्रश्न उठेगा? प्रश्न तीसरा उठ सकता है, लड़की और लड़के के लिए, लड़की और लड़के के लिए विवाह की, लड़की और लड़के के लिए विवाह की उम्र एक समान कर दी जाए तो, एक समान कर दी जाए तो इससे महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर किस तरह की सुनिश्चित हो सकेगी और सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता ने इसके लिए
क्या क्या विरोधी तर्क दिए हैं। अब आपके बीच में ये तीसरा प्रश्न डेवलप हो रहा है। इस समाज में आप भी रहते हैं, इस समाज में मैं भी रहता हूं। इस समाज में आप भी कई प्रकार के महिलाओं से संबंधित दुर्व्यवहार को देखे होंगे, या घर में देखे होंगे, या पड़ोस में देखे होंगे, या आप दूर दराज में देखे होंगे, या रिश्तेदारों में देखे होंगे। आवाजों को दबते हुए देखेंगे, आवाजों को उठते हुए देखेंगे, क्योंकि आप इसी समाज के हिस्सा हैं। देखते होंगे, कभी आप स्कूल कॉलेज के आसपास देखे होंगे, कभी आप शिक्षालय के आसपास देखे होंगे, तो कभी आप मदिरालय के आसपास देखे होंगे, तो कभी आप किसी हॉस्पिटल के आसपास देखे होंगे, लेकिन देखे जरूर होंगे। कितने लोग विरोध किया, कितने लोगों ने इस पर आवाज उठाया, इसको आप बहुत कम देखे होंगे। क्या यह बात सत्य है कि नहीं? यह बात अगर सत्य है तो आप लोग कमेंट करना। मैं तो देखा हूं, मैं हर जगह देखा हूं, चाहे वह घर में देखा हूं, चाहे रिश्तेदार में देखा हूं, क्योंकि मैं देखता जरूर हूं और उस पर विचार विमर्श भी करता हूं। तो दोस्तों, यह अब प्रश्न उठेगा कि लड़की और लड़के के लिए विवाह की उम्र एक समान कर दी जाए। ठीक है, चलिए हम एक समान कर दे रहे हैं कि 21 वर्ष महिला के लिए भी, 21 वर्ष पुरुष के लिए भी एक समान कर दी जाए। तो इससे महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक स्तर किस तरह सुनिश्चित हो सकेगी, प्रश्न उठेगा। और सामाजिक कार्यकर्ता चुप तो बैठेंगे नहीं, लोग तर्क देने के लिए जरूर उठेंगे। यह उठेंगे कि 21 वर्ष महिला की तो आप उम्र कर दिए, तो 18 से 20 वर्ष में जो विवाह होंगे उससे तो भी अपराध बढ़ेंगे, तो विरोध में भी तर्क तैयार होगा तर्क तैयार। तो क्योंकि 18 से 20 वर्ष अब विवाह क्या हो जाएगा, अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, तो अपराध बढ़ जाएंगे। तो ये विरोधियों भी तर्क देंगे। तो सामाजिक कार्यकर्ता ने इसके लिए क्या विरोधी तर्क दिए, अब आपके लिए ये प्रश्न तैयार होगा। यही यूपीएससी है दोस्तों, यूपीएससी के यही तरीके हैं। आप हर एक फेज को ओपन करिए, ओपन करिए, ओपन करिए, तर्क करिए, कुतर्क करिए, खोलते चलिए। चलिए हम भी खोल रहे हैं, ठीक है। अब इस पर प्रश्न के बाद अब आपके अंदर पहली चीज ये जानने की आवश्यकता है कि महिलाओं के लिए जो विवाह की उम्र की आखिरकार पृष्ठभूमि क्या है। महिलाओं के विवाह की उम्र की पृष्ठभूमि, ठीक है, क्या है। तो दोस्तों, यह स्थिति बहुत ही आपके पुराने समय में खराब स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी। 10-10 8-8 साल की उम्र में, 5-5 साल की उम्र में विवाह कर दी जाती थी, बहुत ही खराब स्थिति थी। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए जो विवाह की उम्र की पृष्ठभूमि है, हमें जानना है। तो सर्वप्रथम यह प्रयास जो कानूनी रूप से किया गया उसको हम जानते हैं। तो पहला कानूनी प्रयास, प्रथम कानूनी
प्रयास किसने किया? तो प्रथम कानूनी प्रयास अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने किया। कब किया? तो 1860 में किया। कब किया? 1860 में। और इसके तहत भारतीय दंड संहिता में 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में शामिल हुआ। तो दोस्तों, जो महिलाओं के लिए विवाह की आपकी उम्र की पृष्ठभूमि है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यह प्रथम बार कानूनी रूप से जो प्रयास किया गया यह अंग्रेजों ने किया। कब? 1860 में। इन्होंने भारतीय दंड संहिता में 10 वर्ष से कम उम्र के लड़की के साथ अगर कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। अब इसके बाद एज ऑफ कंसेंट बिल में, इसके बाद एज ऑफ कंसेंट बिल 1927, इसमें क्या किया गया कि 12 साल से कम उम्र की लड़की से किया जाने वाला विवाह अमान्य घोषित। ठीक है, क्या कर दिया गया? अमान्य घोषित, मतलब कि संशोधन हुआ। इसके बाद क्या हुआ? जब भारतीय दंड संहिता में 10 वर्ष से कम उम्र के लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना क्या हो गया? वह अपराध की श्रेणी में आ गया। तो अब इसके बाद संशोधन हुआ। किसमें? एज ऑफ कंसेंट बिल 1927। क्या हुआ कि 12 साल से कम, 10 से 12 साल, अब 10 से कितना? 12 साल। तो 12 साल से कम उम्र की लड़की से किया जाने वाला विवाह जो है वह क्या हो गया? अमान्य घोषित कर दिया गया। अब दोस्तों फिर आया बाल विवाह निषेध अधिनियम। इसके बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। ठीक है। अब इसमें क्या किया गया? विवाह के लिए न्यूनतम आयु महिला के लिए कितना? 16 वर्ष विवाह के लिए न्यूनतम आयु, और पुरुष के लिए कितना किया गया? 18 वर्ष विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। और इसको हम बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, शारदा अधिनियम। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम।
तो इस शारदा अधिनियम के द्वारा, या हम कहें बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के द्वारा, महिला की जो विवाह के लिए न्यूनतम आयु है वह 16 वर्ष और पुरुष के लिए कितना की गई? पुरुष के लिए 18 वर्ष की गई। अब देश आजाद हुआ, बड़ा धूमधाम से, खूब बढ़िया से हम आजाद हो गए, आजाद हो गए, आजाद हो गए। लेकिन फिर भी आजादी के बाद यह प्रक्रिया विद्यमान थी। लोग कुपोषित हो रहे या न रहे, बच्चे पैदा हो या न हो, मरे जिए, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आजाद देश में भी यह व्यवस्था लंबे समय तक विद्यमान रही। लेकिन आजादी के बाद इस कानून में आजादी के बाद इस कानून में कब संशोधन हुआ? 1978 में क्या हुआ? संशोधन हुआ। कब? 1978 में। और क्या किया गया? विवाह के लिए न्यूनतम आयु, तो महिला के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष। ठीक है, तो क्या किया गया? पुरुष के लिए कितना? 21 वर्ष। तो आजादी के बाद इस कानून में कब संशोधन हुआ? तो 1978 में संशोधन हुआ। और विवाह के लिए जो न्यूनतम आयु थी महिला के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई। और इसी निर्धारित उम्र के साथ 2006 में, इसी निर्धारित उम्र के साथ 2006 में संशोधन हुआ। इसको हम बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ठीक है, निषेध। ठीक है, इसी निर्धारित उम्र के साथ, जो यह उम्र है विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष, इसी निर्धारित उम्र के साथ 2006 में भी संशोधन हुआ और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ। और यहां भी महिलाओं के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई। राइट, 18 वर्ष और 21 वर्ष। किसी को कोई दिक्कत? और यह जो है वर्तमान में भी लागू है, यह आपका वर्तमान में भी लागू है। ठीक है, ये जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है यह आपका वर्तमान में भी लागू है। इसके अलावा एक स्पेशल मैरिज एक्ट था। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात है, 1954। ठीक है, वहां पर भी महिला के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए
21 वर्ष विवाह की न्यूनतम आयु की बात की गई। 21 वर्ष निर्धारित हुआ। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ठीक है, आजादी के बाद 1954 में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये आपके महिलाओं के शादी की उम्र की जो एक पृष्ठभूमि है उस पर हमने आप लोगों से चर्चा विमर्श कर लिए। अब आगे जानते हैं महिलाओं और पुरुषों के लिए हेडिंग नोट करिए आप लोग, महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करने की आवश्यकता। ठीक है, तो महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों है? ठीक, 1 मिनट थोड़ा पानी पी ले। ठीक है, अब इस पर चर्चा करते हैं। हाँ, अब आप लोगों से इस पर चर्चा करते हैं। तो महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करने की आवश्यकता। अब यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है, उस पर हम आते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में कहा गया कि कम उम्र में बाल विवाह कम उम्र में क्या हो? बाल विवाह। वह महिलाओं के लिए किशोरा अवस्था में ही गर्भाधारण हो जाता है। किशोरावस्था में गर्भाधारण, जिससे क्या होगा? मां और बच्चे के पोषण की स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ेगा। और यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में और ज्यादा खराब करेगा। चर्चा करते हैं, यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में और खराब होगा, क्षेत्र में और खराब होगा। सोचिए, विचार करिए कि मान लो कि मैं हूं, ठीक है, और मैं तो अपने को नहीं रख रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि एक माता पिता हैं, कल्पनाओं में चर्चा करते हैं। मान लो कि एक लड़की है, इसका विवाह कर दिया गया 15 वर्ष की उम्र में।
15 वर्ष की उम्र में कर दिया गया। अब ज्यादा टाइम नहीं, 16 वर्ष की उम्र में वह गर्भाधारण हो जाएगी, क्योंकि 15 वर्ष की उम्र में उस लड़की का जो विवाह हुआ है, पिता ने उसका क्या कर दिया, कन्यादान कर दिया कि मैं जैसे अपने बच्ची को पाला पोसा, क्या पाले पोसे, इतने कम उम्र में विवाह कर दिए, तो ये लालन पालन पोषण किए, ये तो एक बोझ थी जिसको आपने खत्म किया। ठीक है, अब आपने क्या काम किया, कर दिया। अब कन्यादान करते ही पिता, वो लड़की जो है उस परिवार की कुलवधू हो गई। अब सारा मान प्रतिष्ठा सब कुछ उस कुलवधू को ही निभाना है, उसकी ही जिम्मेदारी है। वंश को आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी है, राइट, बढ़ाने की जिम्मेदारी है। अब क्या हुआ, 16 वर्ष की अवस्था में वह गर्भाधारण हो गई। ये लड़की को अपने पिता के यहां अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, अशिक्षा व्याप्त है, शिक्षा उसको नहीं मिल पाई, अशिक्षा व्याप्त है। उसको, उस बच्चे को जो उसके पेट में पल रहा है, उसके स्वस्थता के लिए उसको संपूर्ण जानकारी भी नहीं है, जानकारी उसको नहीं है। ठीक है, उसको जानकारी नहीं है। अब उसके जानकारी के अभाव में आप सोचिए कि मां, एक तो उसको जानकारी नहीं है, उसके ऊपर तो प्रभाव छोड़ेगा ही छोड़ेगा उसके पोषण पे, क्योंकि एक तो मां तो कमजोर है, मां कमजोर है और बच्चा भी कमजोर होगा, क्योंकि पोषण की स्थिति खराब है, भ्रूण कमजोर है, इससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और ग्रामीण क्षेत्र में यह और खराब कैसे होगा, शहर में तो मान चलो कि उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा, अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन ग्रामीण में तो हॉस्पिटल भी अच्छे नहीं है, वहां पर जो दाई लोग होते हैं वही देख रेख करते, वही गर्भ संभाल लेते हैं, वही लोग फिल्मों में देखते होंगे, 4 लोग साड़ी लगाए कि बच्चे पैदा हो गए, फिल्मों में देखे होंगे ना, कि बाहर ओवर में पेट दर्द किया, दौड़ा रहे हैं, गुंडे पीछे पड़े हैं, पता चला कि सब लोग 5 लोग इकट्ठा हुए, साड़ी लगाए, बच्चे पैदा हो गए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये स्थिति और खराब हो जाती है। सही रूप से अगर उनको उपचार न मिला तो महिला और बच्चे दोनों के ऊपर खतरा हो जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में और खराब होगा। ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए और खराब होगा क्योंकि शहर की तुलना में ग्रामीण लोगों की महिला कम शिक्षित होती है। होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताएं। तो ये यूनिसेफ के एक रिपोर्ट में ये बातें कही गई। ठीक है, अब आगे, कम उम्र में शादी, कम उम्र में शादी जो होती है, लड़कियों को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है, बीच में छोड़नी पड़ती है। छोड़नी पड़ती है। और आगे चलकर कम शिक्षित या अशिक्षित महिला प्रजनन के दौरान
स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता में कमी, ये सभी कारण मिलकर देश में क्या बढ़ाएगा? मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर को क्या कर देता है? कुल प्रजनन दर को बढ़ाता है ना। कम उम्र में शादी कर दी है, अब लड़कियों को पढ़ाई क्या करनी पड़ेगी? बीच में छोड़नी पड़ेगी। कई ऐसे लोगों का कॉल आता है कि सर कुछ करिए, बहुत दबाव है, इतना ज्यादा दबाव है कि पूछिए मत, बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा दबाव है कि पूछिए मत, कुछ करिए। क्या करिए? कि मुझे 1-2 साल के अंदर सिलेक्शन लेना है, अन्यथा शादी विवाह कर दी जाएगी। ठीक है, माता पिता भी चिंतित है और कुछ भी, लेकिन एक निर्धारित उम्र में शादी विवाह करना उचित होता है। 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है, लड़कियों की शादी। ठीक है, ये मेरा राय है, ये आप लोगों का राय जो हो वो चीज, ये नहीं कि कमेंट में आप लगे इधर उधर करने, ये मेरा राय है, मैं अपने राय को किसी के ऊपर थोप भी नहीं रहा हूं। ठीक है, 22, 23, 24, 25, कोई भी एज, आज तो लोग 28, 30, 32 साल में भी शादी विवाह कर रहे हैं, आजकल लोग कर भी नहीं रहे। ठीक है, चल, तो लड़कियों को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है और आगे चलकर वो कम शिक्षित या अशिक्षित महिला हो जाती है। अब उनके अंदर शिक्षा का भाव है, अब प्रजनन के दौरान वो स्वास्थ्य को लेकर इतना जागरूक नहीं हो सकते। ये सभी कारण मिलकर देश में क्या बढ़ाते हैं? मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर। अभी कल के डेट में हमारे जहाँ मैं रहता हूँ उसी के दूर में एक शारदा हॉस्पिटल है। ठीक है, एक मित्र हमारे फ़ोन किए कि तिवारी जी थोड़ा आइए, आपसे मुलाकात करनी है। मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि यार शारदा हॉस्पिटल में एक हमारे मित्र हैं, बड़े गरीब हैं, उनकी बिटिया जो है एडमिट है। मैंने कहा कि क्या बात हुई यार? तो उसने कहा कि अपने 1.5 साल की बेटी को वह बियर दारू पिलाता था, वो भी एक एक पूरा कैन। मैंने कहा क्या, तू क्या मजाक कर रहा है यार? तू पिया हुआ है क्या? 1.5 साल की लड़की को दारू बियर पिलाएगा? जब उसने वीडियो दिखाया तो मैं शॉक्ड रह गया। यार कौन करता है ऐसा? कौन करता है ऐसा? क्या है? अशिक्षा। दोनों लोग प्रेम विवाह किए, अशिक्षित दोनों लोग हैं, और बताइए 1.5 साल की, और उसको पता नहीं क्या हुआ पेट में, बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत हो गई और हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, 1.5 लाख की बिल बनी। ठीक है, तो ऐसा देखिए, देख रेख करना चाहिए, बच्चे हैं उनको बिगाड़िए मत, है ना। तो चलिए, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इसका यहाँ से मतलब नहीं है, मैं बता रहा था आप लोग को, कुल प्रजनन दर को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, अब इसके अलावा विवाह के लिए न्यूनतम आयु की निर्धारण के
निर्धारण का एक कारण नाबालिग, इसके अलावा विवाह के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण का एक कारण क्या, नाबालिगों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को क्या करना है, रोकना भी है। दुर्व्यवहार को रोकना भी है। क्यों? क्योंकि विभिन्न धर्मों में अलग अलग कानून है। विभिन्न धर्मों में क्या है, अलग अलग कानून है। यह भी हमारे लिए बड़ी समस्या है। विवाह के लिए जो न्यूनतम आयु के निर्धारण का एक कारण और माना जाता है कि यह बहुत अत्यंत आवश्यक है कि विवाह के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण बहुत जरूरी है। इसके पीछे यह तर्क है कि पहली चीज तो नाबालिगों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकना हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि विभिन्न धर्मों में अलग अलग कानून भी है। यह भी एक समस्या का कारण है। विभिन्न धर्मों में क्या देखने को मिलता है, अलग अलग कानूनी प्रक्रिया व्याप्त है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर में देखिए तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट कितना, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 राइट की धारा 1955 की धारा 5 का सब क्लॉज 3, 5 का सब क्लॉज 3, यहां पर क्या किया गया, लड़के के लिए कितना, ठीक है, कौन सा, विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 की सब क्लॉज 3 में क्या प्रावधान है कि महिलाओं के लिए 18 वर्ष विवाह की न्यूनतम आयु, 18 वर्ष, और लड़की के और पुरुष के लिए कितना, 21 वर्ष निर्धारित है, 21 वर्ष। लेकिन इस एक्ट में एक सबसे बड़ी कमी यह थी कि इस एक्ट में कहीं भी बाल विवाह को गैर कानूनी, विवाह को गैर कानूनी नहीं कहा गया, गैर कानूनी नहीं कहा गया कि बाल विवाह क्या है, गैर कानूनी है। इस एक्ट में यह नहीं देखने को मिला। ठीक है, आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया, उसके धारा सब 5 के सब क्लॉज 3 में क्या कहा गया, 5 के सब क्लॉज 3 में यह कहा गया कि महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष। इस एक्ट में कहीं भी बाल विवाह को गैर कानूनी नहीं कहा गया कि गैर कानूनी कर दिया जाए। हालांकि इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया, सजा का प्रावधान किया गया, परंतु कहीं पर बाल विवाह को गैर कानूनी नहीं कहा गया कि यह गैर कानूनी है। अब दोस्तों, इस्लाम में भी ठीक है, जो आपका इस्लाम धर्म है उसमें भी क्या हुआ कि विवाह के लिए
किसी न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया। ठीक, तो आपका जो हिंदू मैरिज एक्ट था 1955 की धारा 5 के सब क्लॉज 3 में यहाँ पर भी महिलाओं और पुरुषों के लिए जो न्यूनतम आयु विवाह की थी क्रमशः 18 और 21। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिला कि बाल विवाह को गैर कानूनी नहीं घोषित किया गया कि गैर कानूनी है, सजा का प्रावधान किया गया। और इस्लाम में भी विवाह के लिए किसी न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया। ठीक है, अब ये हम लोगों का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम जो आयु निर्धारण करने की आवश्यकता थी। ठीक है, अब यहीं पर एक और हेडिंग स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा, आइए देखते हैं। लड़का और लड़की। ठीक है, लड़का और लड़की के लिए के विवाह के लिए अलग विवाह के लिए लड़का और लड़की के विवाह के लिए किसी न्यूनतम आयु का निर्धारण, एक मिनट, लड़का और लड़की के विवाह के लिए अलग अलग आयु निर्धारण के पीछे तर्क। अलग अलग आयु निर्धारण के तर्क। ठीक है, अब आपका ये टॉपिक स्टार्ट होगा कि लड़का और लड़की के विवाह के लिए अलग अलग आयु निर्धारण के तर्क में हम जानेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग जान लेंगे तो काफी कुछ हम लोगों का टॉपिक क्लियर की स्थिति में आएगा। ठीक है, तो लड़का और लड़की के विवाह के लिए जो अलग अलग आयु निर्धारण है, मतलब अलग अलग क्या कि लड़का का जो 18 वर्ष है और लड़की का जो है लड़का का 21 ईयर्स। ठीक है, लड़का का 21 वर्ष और लड़की का जो है 18 वर्ष है। ठीक है, तो विवाह के लिए ये अलग अलग आयु निर्धारण है, तो इसके पीछे आखिरकार तर्क क्या है। ठीक है, तो दोस्तों 2018 में पारिवारिक कानून 2018 में पारिवारिक कानून में सुधार से जुड़े एक परामर्श पत्र में परामर्श पत्र में विधि आयोग ने यह तर्क दिया था कि अलग अलग कानूनी मानक से पत्नियों को अपने पति से छोटा होना चाहिए। अब यह एक रूढ़िवादिता है, समझिए। ठीक है, समझिए, थोड़ा जल पी ले, एनर्जी का लेवल डाउन हो रहा है, बस थोड़ा सा।
तो देखिए, लड़का और लड़की के विवाह के लिए अलग अलग आयु निर्धारण के तर्क हैं। अब देखिए, 2018 में पारिवारिक कानून में सुधार से जुड़े एक परामर्श पत्र में विधि आयोग ने तर्क दिया, बड़ा अच्छा तर्क दिया तमाम प्रकार के अलग अलग कानूनी मानक से। तो उसमें पता चला कि पत्नियों को अपने पति से छोटा होना चाहिए। ये एक रूढ़िवादी सोच है और इस रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा मिलता है। सोचिए, आप भी इस समाज में हैं, हम भी इस समाज में हैं। आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं। कभी आप अपने घर में देखे हैं तो कभी आप अपने पड़ोस में देखे हैं। कभी आप शिक्षालय के पास में देखे हैं तो कभी आप मित्रों से सुनते हुए देखे हैं। तो कभी आप मदिरालय के पास देखे हैं तो कभी आप किसी हॉस्पिटल के पास भी देखे हैं। देखे सब लोग हैं। विवाह में आप भी सम्मिलित हुए हैं, हम भी सम्मिलित हुए हैं। जयमाल आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं। क्या आपने चारों तरफ यह देखा है कि पत्नी को अपने पति से छोटा होना चाहिए? आप सभी लोग 100% रिश्तों में, 99% रिश्तों में आप यही स्थिति देखे होंगे। 2 साल का अंतर हो, 3 साल का अंतर हो, 4 साल का अंतर हो, 5 साल का अंतर हो, होना चाहिए। सभी लोग देखे हैं, हम भी देखे, आप भी देखे हैं, सभी लोग। लेकिन एक तर्क के अनुसार एक पुरुष की आयु महिला की तुलना में 5 वर्ष कम होता है। कितना? 5 वर्ष। एक पुरुष महिला से 5 वर्ष कम जिंदा रहता है। एक महिला जो है पुरुष की तुलना में 5 वर्ष जिंदा रहता है। अब 4 से 5 वर्ष छोटे लड़की से विवाह हुआ तो 5 4 9, 9 से 10 वर्ष उसको अपने पति के बिना जीवन यापन करना पड़ता है। ठीक है। अब ये देखिए, छोटे बड़े ये तर्क नहीं होना चाहिए। जिसका जहां पर रिश्ता है वो तो होता ही है और वो हो जाता है। लेकिन ये जो रूढ़िवादी सोच है कि पत्नियों को अपने पति से छोटा होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आजकल तो लोग खुद अब है आप स्मार्ट नहीं, लुक से आप कमजोर हैं, तो ठीक है, वैसे शादियां करिए। पता चला कि आप दिख रहे हैं जॉनी लीवर और ढूंढ रहे हैं कैटरीना कैफ। और पता चला कि आजकल तो टिकटॉक मॉडल चल ही रहा है। आप लोग देखते ही होंगे कि एक सरकारी नौकरी फेंकिए, खूबसूरत सी आलिया भट्ट लाइए। देखते हैं ना? एक सरकारी नौकरी फेंकिए, खूबसूरत सी आलिया भट्ट लाइए। तो ये चिंता न करिए कि आलिया भट्ट तो ला देंगे, लेकिन कभी भी बड़े बड़े समारोह में आपसे वो दूर ही भागती रहेगी। इसलिए जैसे हो वैसे ही विवाह करो, जैसी परिस्थिति है वैसे ही विवाह करो, लाइफ सुखमय रहेगी। ये मेरा तर्क है, ठीक है, आपका नहीं। अब देखिए, पत्नियों को अपने पति से छोटा होना चाहिए। अब दोस्तों, ये पत्नियों को किससे? अपने पति से छोटा होना चाहिए। अब आप सोचो कि मान लो कि एक लड़के ने अपने से 3 साल बड़ी लड़की से शादी कर ली। सोचो, अब वो घर पे गई, पहली चीज तो घर ही वाले कहेंगे बुढ़िया उठा लाया। क्या उठा लाया? बुढ़िया। अच्छा ठीक है, समाज भी कहेगा कि बुढ़िया उठा लाया। वो होता है ना रस्म, जिसमें मुंह दिखाई होता है। पता चला कि एक आध ही और बुजुर्ग, देखिए आज के समाज में महिला ही सबसे बड़ा दूसरे महिला की दुश्मन है। पुरुष नहीं कहेगा, एक महिला ही बोलेगी कि बुढ़िया उठा लाया। अच्छा,
लड़कियों को देखने में जो देखने वाले लोग आते हैं, बार बार घूंघट उठाते हैं, देखते हैं, तो उसमें एक कहेगा, हाय रे ओका पतोहुआ जो है देखत कितनी छोट छोट आँखी बा, कितना ना बड़वार बड़वार नाक बा, पता चला कि थोड़ा दांत बड़ा है, वो तो दांता माई आई है। मतलब ऐसे ऐसे तर्क कौन देगा? एक महिला देगी, पुरुष नहीं देगा, क्योंकि पुरुष तो देखने नहीं जा रहा है। महिला महिला ही अफवाह फैलाएगी, अपने घर में बोलेगी कि वो ऐसी है वैसी है, अपने खुद को नहीं देखेगा, लेकिन तमाम प्रकार के एक व्यापक स्तर से उसकी निंदा करेगा या अच्छाइयां भी करेगा। ठीक है, तो आप लोग इन चीजों को देखे हैं, समझे हैं, समझ भी रहे होंगे मैं जो बता रहा हूं। तो पत्नियों को अपने पति से छोटा होना चाहिए। बीते दिनों ठीक है, बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। जनहित याचिका दायर की गई। ठीक है, और इस जनहित याचिका जो दायर की गई, इसमें पुरुष और महिलाओं के लिए विवाह की एक समान उम्र की मांग उठी। ठीक है, अब क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई कि देखिए, पुरुष और महिला के लिए विवाह की एक समान उम्र होनी चाहिए। मतलब कि 21 वर्ष अगर पुरुष का है तो 21 वर्ष महिला का भी होना चाहिए। ठीक है, अब याचिकाकर्ता का क्या कहना है? याचिकाकर्ता ने जिसने याचिका दायर की गई, याचिकाकर्ता का कहना है कि विवाह के लिए अलग अलग कानूनी उम्र का निर्धारण किसका उल्लंघन है? उम्र का निर्धारण आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। उल्लंघन है कि नहीं? आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो क्या हुआ कि बीते दिनों में दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई और इस याचिका में कहा गया कि पुरुष और महिलाओं के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु है, मतलब कि विवाह की जो आयु है वो एक समान होना चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि याचिकाकर्ता का कहना है कि विवाह के लिए अलग अलग कानूनी उम्र का निर्धारण क्या है? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। मतलब कि ये आर्टिकल 14 मतलब कि समानता का अधिकार, जो आपका अलग अलग आयु निर्धारित किए हैं, एक के लिए 18 वर्ष और एक के लिए 21 वर्ष, तो ये समानता का अधिकार का उल्लंघन हुआ। और आर्टिकल 21, हर एक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार मिला है ना, तो ये महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। ठीक है, महिलाओं के साथ गरिमा के साथ जीवन बिताने के लिए अधिकार है। अब इस पर दिल्ली हाई कोर्ट जो है सख्त हुई, उसने क्या काम किया? केंद्र सरकार को और भारत के विधि आयोग को नोटिस जारी कर भारत के विधि आयोग को क्या काम किया? नोटिस जारी की। केंद्र सरकार, मतलब कि ये जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो थोड़ा सख्त हुआ। अब यह दिल्ली हाई कोर्ट जो है
सख्त हुआ तो उसने क्या काम किया, कहा कि देखिए केंद्र सरकार को और भारत के विधि आयोग को नोटिस जारी की और कहा कि इसका आप जल्द से जल्द जवाब दीजिए। तो मतलब कि अब यहाँ तक आप लोग चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब यहाँ पर हम आप लोगों से क्या जानेंगे कि सरकार का मत, ठीक है। अब ये प्रक्रियाएं हम लोग समझेंगे कि देखते हैं कि सरकार का आखिरकार इस पे मत क्या है, ठीक है दोस्तों। तो अब धीरे धीरे हम टॉपिक आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। थोड़ा ये लंबा क्लास है, आप लोग थोड़ा धैर्यता का परिचय दीजिएगा बस, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं आखिरकार सरकार का मत क्या है, राइट। तो दोस्तों अब आते हैं अपने तो अब हम लोग जानते हैं सरकार का मत, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। धीरे धीरे चीजों को हम लोग समझते हैं। सरकार का मत, थोड़ा लाइट चली गई थी तो इसका वो न लीजिएगा। अब आगे की प्रक्रियाएं जानते हैं। तो अभी मैं अपने चर्चा के क्रम में प्रारंभिक स्तर पर भी आपको बता दिया था कि पीएम जो आपके साहब हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, पीएम साहब अपने 74वें मतलब कि 74वां स्वतंत्रता दिवस था और उसमें भाषण के दौरान उन्होंने यह मंशा जाहिर कर दी थी कि लड़कियों के विवाह के उम्र में परिवर्तन जरूर होना चाहिए, मंशा जाहिर कर दिए। और वो बड़े चिंतित दिखाई दिए कि लड़कियों की जो विवाह की उम्र है, मतलब कि उनको सही उम्र में उनका विवाह हो और कुपोषण से उनको बचाया जाए। आप लोग देखे होंगे इसी के मद्देनजर देखते हुए कुपोषण का चक्र यूपीएससी ने समाजशास्त्र में प्रश्न भी पूछा, ठीक है। तो सरकार का मत यहाँ पर 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके पीएम साहब मोदी जी ने एक मंशा जाहिर कर दी थी, ठीक है, एक मत कर दिया था। अब देखिए दरअसल केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कब, जून 2020, ठीक है, जब ये हुआ कि पीएम साहब ने एक मंशा जाहिर कर दी कि महिलाओं की विवाह की न्यूनतम उम्र में परिवर्तन होना चाहिए, एक मंशा उन्होंने जाहिर कर दी। अब पीएम साहब बड़े चिंतित भी दिखाई दिए थे कि सही उम्र में इनका विवाह होना चाहिए, कुपोषण से बचाया जाए। अब दरअसल केंद्र सरकार ने महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जून 2020, ठीक है, तो क्या हुआ कि जून 2020 में सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, तो केंद्र सरकार ने महिला बाल विकास मंत्रालय, महिला, थोड़ा सा ये संशोधन कर लीजिए, महिला बाल विकास मंत्रालय ने जून 2020 में सामाजिक कार्यकर्ता एक नाम है जया जेटली, जया जेटली की अध्यक्षता में, जेटली की
अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन हुआ। किसका? एक टास्क फोर्स का गठन हुआ। अब देखिए यहां पे समझने की बात है, सरकार का मत आप लोग जान रहे हैं। तो क्या काम हुआ कि केंद्र सरकार ने, महिला बाल विकास मंत्रालय ने जून 2020 में सामाजिक कार्यकर्ता है, नाम सुने होंगे, जया जेटली, उनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठन किया गया। अब इस टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव, फोर्स के गठन का प्रस्ताव 2020-21 के बजट में किया, जिसमें नीति आयोग के सदस्य और मंत्रालय के कई सचिव शामिल हुए। मंत्रालय के कई सचिव भी शामिल थे। ठीक है। अब क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने, महिला बाल विकास मंत्रालय ने जून 2020 में सामाजिक कार्यकर्ता एक है जया जेटली जी, उन्हीं की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन हो गया। ये जो टास्क फोर्स का गठन का प्रस्ताव था, ये 2020-21 के बजट में भी किया गया, जिसमें नीति आयोग के सदस्य और मंत्रालय के कई सचिव भी इसमें शामिल हुए थे। अब ये टास्क फोर्स का कार्य क्या है? तो ये टास्क फोर्स का आखिरकार कार्य क्या है? तो महिलाओं के लिए विवाह के सही उम्र का निर्धारण करें। सही उम्र का आप क्या करें? निर्धारण करें। महिलाओं के पोषण का स्तर, महिलाओं के पोषण का जो स्तर है, ठीक है, महिलाओं के पोषण का स्तर और मातृत्व के बीच के संबंधों का जांच करना, ठीक है। इसके अलावा यह कार्यदल, ठीक है, इसके अलावा यह कार्यदल मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बाल लिंगानुपात, ठीक है, बाल लिंगा अनुपात और कुल प्रजनन दर जैसे प्रमुख मापदंडों को भी देखेगा। ठीक है, बहुत अच्छी चीज हुई। ठीक है, तो मतलब कि ये जो टास्क फोर्स है, इसका आप कार्य क्या है कि भैया पहली चीज, महिलाओं के लिए विवाह के सही उम्र आप देखें, महिलाओं के पोषण का स्तर अच्छा हो,
बहुत जरूरी है। और उनके मातृत्व के बीच के संबंधों का जांच करें। देखिए, पोषण स्तर और मातृत्व के बीच के संबंध ये बहुत जरूरी है। आप मान लो कि पोषित हैं, अच्छी आपकी शारीरिक रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 16 साल में विवाह कर दिया जाए। राइट? बिल्कुल सही बात है कि नहीं? हो सकता है 18 वर्ष महिलाओं की आपके समाज में विवाह की न्यूनतम आयु है, तो आप ही सोचिए, कई लोग ऐसे हैं जो 19 साल में भी बहुत दुबले पतले होते हैं। भाई, सबका खान पान तो अलग अलग है। अब किसी को अच्छे तरीके से खान पान मिल रहा है तो उसकी शारीरिक बनावट अलग हो जाएगी। तो मतलब कि यहाँ पर कि महिलाओं के पोषण का स्तर और मातृत्व के बीच कि वह मां बनने का योग्य कब हो पाएगी, इनके बीच के संबंधों का आप क्या करें, जांच करें। टास्क फोर्स का यह कार्य है। इसके अलावा यह कार्य दल मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बाल लिंगानुपात और कुल प्रजनन दर जैसे प्रमुख मानदंडों को भी आप क्या काम करें, देखिए। और लड़कियों के बीच आपको क्या काम करना है, उच्च शिक्षा को बढ़ाना है। लड़कियों के बीच, लड़कियों के मध्य उच्च शिक्षा को क्या काम करना है, लड़कियों के मध्य आप उच्च शिक्षा को बढ़ाएं, बहुत जरूरी है। पता चला कि क्या हुआ, कम उम्र में विवाह कर दी गई। अब 16-17 साल की लड़की किस क्लास में होगी, 11-12 में होगी। और किस में होगी, 18 साल की लड़की 11-12 में होगी। अब वो आई 11-12 पास की कि उसको आप शादी कर दिए। पता चला कि वहां पर उसको पढ़ाएं आगे कि ना पढ़ाएं, यह भी समस्या का कारण है। तो क्या हुआ कि उनको बीच में ही, लड़कियों को बीच में ही शिक्षा छोड़ना पड़ जाता था। तो लड़कियों के मध्य उच्च शिक्षा को क्या काम करना है, आपको बढ़ाना है। ये टास्क फोर्स का कार्य है। राइट? ये सब आपका कार्य है कि आप इन सबको भी देखें और अच्छे तरीके से समझाएं। ठीक है? और अब यह जो सारे विषय हैं, ये सब, अब इन सब का आप क्या काम करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और इस रिपोर्ट को किसको सौंपेंगे, सरकार को। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप रिपोर्ट तैयार करें और इन रिपोर्ट को तैयार करने के बाद सरकार को सौंपे। ठीक है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो अब बताएं। टास्क फोर्स का कार्य समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये सब अब हम जान गए कि टास्क फोर्स का क्या क्या कार्य है और इन सब चीजों को अब जानते हैं आगे। अब हम जानते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब हम जानते हैं कि इसके विरोध में क्या तर्क है। ठीक है? ये अब हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा इसमें एक और चीज है, थोड़ा याद नहीं आ रहा है कि टास्क फोर्स में एक और मतलब की चीज है, लेकिन ठीक है, हम लोग जानते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है? केंद्र सरकार और कौन, आपका राज्य सरकारें। महिला शिक्षा, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में। ठीक है? शिक्षा और किसकी दिशा में, सशक्तिकरण की दिशा में, करण की दिशा में, सशक्तिकरण की दिशा में बालिका समृद्ध योजना, बालिका समृद्ध योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, और आपका किशोरी शक्ति योजना, किशोरी शक्ति योजना, इन सब का क्या कर रही है, संचालन
कर रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको पता होना चाहिए। मतलब कि वो टास्क फोर्स का कार्य हो गया। ठीक है, अब ये टास्क फोर्स का कार्य हो गया कि आप वो चीज देखें। अब यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहते हैं कि महिलाओं को शिक्षा अच्छे से मिले और सशक्तिकरण हो, मतलब कि वो खुद में मजबूत हो। तो उस दिशा में बालिका समृद्ध योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और किशोरी शक्ति योजना, इन सब का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए विरोध में तर्क। विरोध में तर्क। ठीक है, अब दोस्तों दिल्ली स्थित एनजीओ की है, एक दिल्ली में स्थित एक एनजीओ जिसका नाम है पार्टनर फॉर लॉ इन डेवलपमेंट। ठीक है, इन डेवलपमेंट ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ठीक है, 2006 के तहत रिपोर्ट किए गए मामलों का क्या किया, विश्लेषण किया। के तहत रिपोर्ट किए गए मामलों का विश्लेषण किया। ठीक है, और बताया कि 2008 से 2017 तक, ठीक है, 2008 से 2017 के बीच लगभग कितने मामले, 65% मामले, 65% मामलों में बाल विवाह निषेध अधिनियम का उपयोग आपसी सहमति, समझिए, दिल्ली में स्थित एक एनजीओ है, उसने क्या काम किया, उस एनजीओ का नाम है पार्टनर फॉर लॉ इन डेवलपमेंट। इसने क्या काम किया, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है, राइट, उसके तहत जितने भी रिपोर्ट हुए उन मामलों का उसने क्या काम किया, विश्लेषण किया। तो क्या हुआ कि जब इन सब हुआ तो इसने बताया, जब विश्लेषण किया तो इसने बताया कि देखिए 2008 से 2017 के बीच लगभग 65% मामलों में बाल विवाह निषेध अधिनियम का उपयोग आपसी सहमति से, ठीक है, आपसी सहमति से विवाह के लिए घर से भागे वयस्क किशोरों के उत्पीड़न और उन्हें दंडित करने के लिए किया गया। दंडित करने के लिए, अभी आगे और समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देते चलिए, बहुत यहां पर बारीकी चीज जान रहे हैं।
ठीक है, बहुत बारीकी चीज। तो 2008 से 2017 तक क्या हुआ कि ये जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत जितने भी रिपोर्ट हुए, मामले हुए, उन सबका विश्लेषण किया। कौन? एक एनजीओ है दिल्ली में, पार्टनर फॉर लॉ इन डेवलपमेंट। जो मान लीजिए कि जो होते हैं ना, लड़का लड़की प्रेम कर लिए, ठीक है, लड़का लड़की क्या कर लिए? प्रेम कर लिए। दोनों प्रेम करते हैं, बहुत अच्छे प्रेम है, दोनों चाहते हैं कि हम दोनों साथ जिए साथ मरे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इन दोनों ने आपस में सहमत हुए और उस सहमति से विवाह के लिए क्या काम किए? घर से भाग गए। अब घर से भागे वयस्क किशोरों के उत्पीड़न और उन्हें दंडित के लिए इस बाल विवाह निषेध अधिनियम का उपयोग किया गया, ठीक है, ये चीज। अब दोस्तों, दंडित करने के लिए किया तो गया ही, लेकिन अध्ययन में यह भी हुआ, आगे देखते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि आपसी सहमति से विवाह के इच्छुक वयस्क जोड़ों को जब अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ शादी करने के लिए दंडित किया गया, तो कई मामलों में क्या हुआ कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को आईपीसी के तहत अपहरण और बलात्कार के दंडात्मक प्रावधानों के साथ साथ आप लोग सुने होंगे पॉक्सो, तो पॉक्सो के साथ भी जोड़ दिया गया। देखिए, समझिए, यहां बहुत बड़ी चीजें आप समझ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। अब अध्ययन में यह भी पाया गया कि जो आपसी सहमति से विवाह के इच्छुक हैं वयस्क जोड़े, जब अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ शादी करने के लिए उनको दंडित किया, तो कई मामलों में क्या हुआ कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को आईपीसी के तहत क्या काम किया गया? अपहरण, कि उसने उस लड़की को अगवा कर लिया, या बलात्कार, ठीक है, के दंडात्मक प्रावधानों के साथ पॉक्सो के साथ भी जोड़ दिया गया। और यहां पर न्यूनतम सजा कितनी है पता है? न्यूनतम सजा 20 वर्ष है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, भाग भगा के शादी विवाह न करिएगा,
आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो कन्विंस करना सीखिए। अगर आप, चाहे वो जात में हो चाहे जात से बाहर हो, अगर आप अपने माता पिता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप कल के अधिकारी बनेंगे। तो आप अधिकारी बनेंगे तो कैसे इस समाज में कन्विंस करेंगे? तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर न्यूनतम सजा कितनी है? 20 वर्ष है। अब देखिए, अब यहीं पे मामला शुरू होगा, जबकि ऐसे माता पिता जबकि ऐसे माता पिता या परिवारजन जो बच्चों का जबरन बाल विवाह करा के कानून तोड़ते हैं, उनके लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान है। तो ये समस्या है कि नहीं? है कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें। वहां पर तो आपने क्या काम कर दिया? 20 वर्ष कर दिए, उसको पॉक्सो से जोड़ दिए। और यहां पर जो माता पिता, जो परिवारजन छोटे बच्चों को जबरदस्ती आप बाल विवाह करा के कानून जो तोड़ रहे हैं, जो कानून तोड़ते हैं, उनके लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत अधिकतम 2 वर्ष की सजा है। अब दोस्तों, विवाह के लिए कानून का उम्र बढ़ने से, ठीक, तो अब हम लोग जानते हैं कि चल विवाह के लिए कानून उम्र बढ़ने से ऐसी विसंगतियों को देखिए, अब समझना है, विवाह के लिए कानून उम्र बढ़ने से ऐसी विसंगतियों को और बढ़ावा दिया जा सकता है, और बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि यदि महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितना? 21 वर्ष कर दी गई, 21 ईयर, ठीक है, 21 वर्ष कर दी गई, तो अब देखिए यहां पर समझिए, तो अब जो देखिए, विवाह के लिए कानून उम्र बढ़ने से ऐसी विसंगतियों को और बढ़ावा दिया जा सकता है, जो विसंगतियों को आप लोग देखें। तो अब देखना है, अब देखिए कि विवाह के लिए कानून उम्र बढ़ने से ऐसी विसंगतियों को और बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि यदि महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी गई। अब सोचिए कि 21 वर्ष जब कर दी जाएगी,
तो इसका मतलब कि जो 18 से 20 वर्ष लीगल था वो अब अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, आएगा? अपराध की श्रेणी में आएगा कि नहीं? सभी लोग कमेंट करिए, अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि अब कानून बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो अपराध जो है वह बढ़ सकता भी है, क्योंकि लोग कम नहीं करेंगे। तो इसके लिए कानूनी संरचना को बहुत अच्छे तरीके से आपको मैनेजमेंट करना होगा। लोगों के अंदर जागरूकता का भाव आपको लाना होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 का एक डाटा है। थोड़ा लाइट बार बार जा रही है, समस्याएं बढ़ रही, इस कारण मैं लिख दिया हूं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मुझे क्लासेस अब 15-20 मिनट में समाप्त करना है। तो 2015-16 का डाटा कि 20 से 24 वर्ष के आयु वर्ग की 6% महिलाओं की शादी 15 साल की उम्र में हुई और 26.8% की शादी 18 साल में और 48% की शादी 20 साल की उम्र में। 48% की संख्या है और 26.8% शादी जो है 18 साल में और 6% की शादी 15 साल की उम्र में। तो आप देखिए ये एक लंबा परसेंटेज है। 40, 20, 60, 6, 66, 4, 70, 4, 74, लगभग 74-75% शादी 15 से 20 वर्ष की उम्र में हो रहा है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा, तब जाकर यह सफल भी हो सकता है। अब दोस्तों आगे की राह क्या बनती है, ठीक है? आगे की राह, अब आगे की राह में अगर देखा जाए तो सिंपल तरीके से एक तरीका यह है कि सरकार क्या काम करे, पुरुष और महिला दोनों की आयु 18 वर्ष कर दे। सिंपल तरीके से क्या काम करिए, पुरुष को भी 18 वर्ष कर दीजिए, महिला का भी 18 तो है ही है, तो दोनों का विवाह की न्यूनतम आयु इक्वल हो जाएगा। तो इससे जेंडर न्यूट्रलिटी को बढ़ावा मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या आप दोनों के लिए 21 वर्ष कर दीजिए, जिसमें लड़कियों की विवाह की उम्र क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और कम उम्र में विवाह की जो चुनौतियां थी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये आप कर सकते हैं। आप क्या काम करिए, या तो पुरुष को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दीजिए, तो एक जेंडर न्यूट्रलिटी आ जाएगी कि बढ़ावा मिलेगा जेंडर न्यूट्रलिटी को, कि देखिए महिला और पुरुष दोनों का 18-18 वर्ष है। या तो दूसरे स्थान पे आप 21 ईयर्स कर दीजिए, तो इससे भी फायदा है, ठीक है? ये आगे की राह होनी चाहिए। अब दूसरे में शादी से जुड़े जितने भी कानून हैं, आप जो भी कानून है उनको देखिए, उनमें बाल विवाह को लेकर स्थिति और ज्यादा आपको स्पष्ट करनी होगी। जो बाल विवाह संबंधी प्रावधान है उनके लिए आपको प्रावधान को बहुत ज्यादा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। आप स्पष्ट नहीं करेंगे तो चीजें निकलकर सामने आएगी नहीं। तो उनसे संबंधित हर एक प्रावधान को आप क्या काम करें, स्पष्ट करें और इसमें जो व्याप्त लूप होल्स को सहारा लेकर अपराध करने वाले लोगों को आप क्या काम करिए, देखिए, उन कमियों को दूर करिए। यह अत्यंत आवश्यक है और कानून के क्रियान्वयन स्तर पर आपको सुधार करनी है। कानून जो है वह जमीनी स्तर तक पहुंचना चाहिए, तो क्रियान्वयन को लेकर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सुधार करनी है और यह लोगों में जागरूकता फैलाइए कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। ये जब तक जागरूकता आप नहीं फैलाएंगे तब तक आप चाहे 21 ईयर्स कर दीजिए दोनों का, चाहे आप 18 वर्ष कर दीजिए, फिर भी यह बाल विवाह व्याप्त रहेगी, क्योंकि यह जागरूकता फैलानी होगी कि बाल विवाह से महिलाओं पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। इस दुष्प्रभाव को आपको सामने दिखाना होगा ही होगा, अन्यथा चीजें स्पष्ट नहीं हो सकती। आप ही बताइए मुझे, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आप मुझे बताएं, क्या मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आप मुझे बताएं बस। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है जब तक इसकी जागरूकता आप नहीं फैलाएंगे,
जब तक ये नहीं बताएंगे कि बाल विवाह से महिलाओं के ऊपर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, बाल विवाह में बाल आप वयस्क नहीं हुए तभी आप गर्भवती हो गए तो उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम निकल के आता है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों बढ़ेंगे, महिला भी और बच्चा भी दोनों असुरक्षित रहेंगे। और शहर में तो चलो ठीक है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल जाएगी, गांव में तो मिलेगी भी नहीं। तो इससे स्थिति और भयावह हो सकती है। तो जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। और दोस्तों, जब तक शिक्षा और आर्थिक स्थिति आप बेहतर नहीं करेंगे, महिलाओं को आप उच्च शिक्षा के लिए बढ़ावा दीजिए, उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छी करिए। जब तक यह नहीं करेंगे, आप कितना भी उनकी एज में बढ़ोतरी कर दीजिए, समस्याएं हमेशा व्याप्त ही होगी, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। सभी लोग कमेंट करें, ये आगे की राह है। गवर्नमेंट को इन सब चीजों को ध्यान में रखना है और आप इन सब चीजों को भी देखिए। एक प्रश्न लिख लीजिए, लिखना हो लिखिएगा, भेजिएगा। किसी समाज में, प्रश्न है नोट कर लीजिए, किसी समाज में शादी के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण क्यों आवश्यक है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के लिए शादी के न्यूनतम आयु को बढ़ाना किस तरह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकता है? चर्चा कीजिए। आप लोगों से हमने व्यापक स्तर पर चीजें चर्चा की, उस पर विचार विमर्श किए। आप लोग देखिएगा वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से। प्लीज इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। ये अब आपका कार्य है, मैं इस सब चीज़ों पे बोलता कम हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको बहुत मैं प्रयास किया हूँ कि स्पष्ट करने में, बाकी आप कमेंट के द्वारा चीज़ों को बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।